बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम बायोलॉजी 9th क्लास का चैप्टर नंबर 7 देखेंगे। इसके अंदर हम दो प्रीवियस टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। बायोएनर्जेटिक्स आपको पता है चैप्टर का नाम है, और आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डैट इज़ ATP। ATP स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। इट मीन्स कि इसमें 3 फॉस्फेट होते हैं। एडिनोसिन क्या है ये हम आगे देखेंगे। ATP बुनियादी तौर पे एक न्यूक्लियोटाइड है। हमें सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि एक न्यूक्लियोटाइड होता क्या है, न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड इस तरह का कंपोनेंट है जिसके अंदर कम से कम 3 चीज़ें लाजमी हों, फॉस्फेट, शुगर और एक अदद नाइट्रोजनस बेस। 3 चीज़ें आपने याद रखनी है, फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजनस बेस। अगर आप देखें तो DNA को भी जो है हम एक न्यूक्लियोटाइड ही बोलते हैं। तो DNA के स्ट्रक्चर के अंदर भी आपको पता है नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, उसके बाद फॉस्फेट होती है और शुगर होती है। सेम इज़ इन द केस ऑफ ATP। अगर आप ATP का स्ट्रक्चर देखें तो इसके अंदर भी ये 3 चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। फॉस्फेट होता है इसके अंदर, शुगर होती है और उसके बाद नाइट्रोजनस बेस होती है। तो यही उसने हमें यहाँ बताया, द मेजर करेंसी ऑफ ऑल सेल्स इज़ अ न्यूक्लियोटाइड, कि ये बेसिकली उसने इसको करेंसी कहा है। जिस तरह हम पैसे खर्च कर बाज़ार से कोई चीज़ लेते हैं, इसी तरह हम एनर्जी खर्च कर अपने जिस्म पे काम करते हैं। तो कहता है ये सबसे अहम जो है एनर्जी है हमारे जिस्म के अंदर जो पाई जाती है, कॉल्ड एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। और इसका जनरल स्ट्रक्चर जो है वो मैंने आपको बता दिया है कि इसके अंदर जो है नाम से ज़ाहिर है, ट्राई मीन 3, फॉस्फेट मीन शुगर, फॉस्फेट ये फॉस्फेट हो गए, और एडिनोसिन का मतलब होता है शुगर, और ये जो है नाइट्रोजनस बेस, ये दोनों को हम एडिनोसिन बोलते हैं। यूजेस ऑफ ATP, कहता है ये ATP जो है क्या काम कर रही है हमारे जिस्म में। इट इज़ द मेन एनर्जी सोर्स फॉर द मेजॉरिटी ऑफ सेलुलर फंक्शन। जितने भी सेल के फंक्शन हैं, खासकर जितने मेन फंक्शन हैं, सारे के सारे जो हैं उनको एनर्जी यही प्रोवाइड करती है। सिंथेसिस ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स, कोई मॉलिक्यूल्स वगैरह बन रहे हैं जैसा कि RNA, DNA एंड प्रोटीन, सेल्स के अंदर की बात हो रही है। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, कोई मैसेज जाता है, नर्व इम्पल्स पूरे जिस्म के अंदर नर्वस सिस्टम जो है हमें मैसेज दे रहा है। हम देखते हैं ये भी नर्व है, सुनते हैं ये भी नर्व है, चखते हैं ये भी नर्व है, छूते हैं वो भी नर्व है। तो ये सारी मैसेजिंग्स जो हैं, ये नर्व इम्पल्स जो है ये ATP की वजह से ही जाती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही है सेलुलर लेवल के अंदर जिसमें एनर्जी यूटिलाइज हो रही है। एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, सेल के अंदर चीज़ों का जाना और सेल से चीज़ों का बाहर निकलना जो है वो एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस है। आप 4th चैप्टर में से पढ़ चुके हैं। तो ये भी जो है वो ATP का ही मरहून मिन्नत है। ATP की डिस्कवरी के बारे में बता रहा है कि ATP को 1929 में कार्ल लोहमैन ने डिस्कवर किया था, और उसके बाद फ्रिट्स अल्बर्ट लिपमैन जो हैं इन्होंने इसको बताया था कि ये मेजर एनर्जी करेंसी यूनिट है। इसका फंक्शन जो है उसकी आइडेंटिफिकेशन फ्रिट्स अल्बर्ट लिपमैन ने की थी। इसका स्ट्रक्चर एक दफ़ा दोबारा देख लें। 5 कार्बन शुगर इसमें एक लाजमी होती है। ये 5 कार्बन, ये इसके जो कॉर्नर्स हैं ये कार्बन को शो कर रहे हैं, तो ये 5 कार्बन शुगर है, राइबोस। अगर हम DNA की बात करें तो उसमें शुगर जो है वो डिफरेंट होगी। तो यहाँ पे ये फॉस्फेट अटैच हैं, 3 फॉस्फेट हैं। अगर ये 2 उतार दें तो सिंगल को हम, फिर ये AMP हो जाएगा। AMP मीन एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अगर हम 1 उतार दें, 2 रह जाएं तो फिर वो एडिनोसिन डाईफॉस्फेट हो जाएगा, और तीनों हो तो फिर ये एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट है। दूसरी तरफ नाइट्रोजनस बेस है, डबल रिंग, ये 2 रिंग इसके शो हो रहे हैं जिसको हम एडेनिन बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स वो हमें बता रहा है कि ये जो आपस में कनेक्ट हैं इनके मतलब वो थोड़ा सा हमें बता रहा है। द कोवलेंट बॉन्ड कनेक्टिंग 2 फॉस्फेट इज इंडिकेटेड बाय अ टिल्ड, ये एक टिल्ड से जुड़ा होता है, एंड इट इज़ हाई एनर्जी बॉन्ड, और ये हाई एनर्जी बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? कोवलेंट बॉन्ड है ये। तो जब ये बॉन्ड टूटता है, यानी जब एक फॉस्फेट यहाँ से टूटेगी तो यहाँ से 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। ये उसने आगे हमें बताया है। व्हेन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट सेपरेट फ्रॉम ATP, 3 है, तो जब एक ये बॉन्ड टूटता है यहाँ से, तो ये बता रहा है कि 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी जो है वो रिलीज़ करेगा। अगर ये वाला बॉन्ड टूटता है तो फिर दोबारा 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी यूटिलाइज होगी। अब ये ADP हो गया। अब ADP से अगर एक और फॉस्फेट टूटता है तो AMP हो जाएगा, और AMP बनते बनते उसमें से दोबारा इतनी ही एनर्जी जो है वो यूज़ होगी, रिलीज होगी, सॉरी। तो यहाँ उसने हमें बताया है व्हेन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट सेपरेट फ्रॉम ATP
एनर्जी इज रिलीज्ड। एटीपी, और ये वाटर के साथ ये बता रहा है कि एडीपी बन गया और एक फॉस्फेट जो है वो टूट गया है साथ से, और इतनी एनर्जी 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी जो है वो रिलीज हुई है। इन सम केसेस, कुछ केसेस में कहता है एडीपी टूटता है और एएमपी बनता है, एक फॉस्फेट और अलग होता है। इट्स फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू एएमपी, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के अंदर वो ट्रांसफर होता है। एंड फॉस्फेट इज, ये आई जो है ये इनऑर्गेनिक को शो कर रहा है, ये पी फॉस्फेट को शो कर रहा है, आई जो है इनऑर्गेनिक को शो कर रहा है। तो वो उसने दोबारा से उसी तरह से एक इक्वेशन बना दी है जिसमें एडीपी और वाटर, उसके बाद ये एएमपी में चला गया और ये एक फॉस्फेट अलग हो गया इनऑर्गेनिक, और एनर्जी उतनी ही जो है वो रिलीज हुई है। अब अगर एएमपी के अंदर हमने, एएमपी है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट प्लस ये अगर करना हो, ये नीचे उसने हमें बताया है यहाँ पे, तो इसके लिए दोबारा से हमें जो है एनर्जी रिक्वायर्ड होगी 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी ही, तो फिर ये एडीपी बन जाएगा। और अगर एडीपी को हमने दोबारा एटीपी बनाना है तो फिर इसको 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए होगी और ये वापस एटीपी बन जाएगा। तो ये एनर्जी हम कहाँ से लेंगे? 7.3 किलो कैलोरी है जो हम खुराक खा रहे हैं। जब हम खाना खाएंगे या कोई भी फूड ले रहे हैं हम, तो वो क्या करता है, वो दोबारा से जो एएमपी है उसको एडीपी और एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट कर देता है। सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड एएमपी, यही उसने हमें यहाँ बताया है। सेल कॉन्स्टेंटली रिसाइकल एडीपी, कि इसको बार बार मुसलसल जो है वो रिसाइकल करता है बाय रिकम्बाइनिंग इट विद फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टू फॉर्म एटीपी, कि वो एडीपी में जो है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड करता है और एटीपी बनाता है। द सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिक्वायर्स 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी। इसको 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी जो है रिक्वायर्ड होगी। दिस एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ, ये हम जो है वो फूड स्टफ से हासिल करते हैं। वो फूड स्टफ जो हम खाते हैं उसके बाद ब्रेक डाउन होकर जब हमारे सेलुलर लेवल पे पहुंचता है तो उस वो जो ग्लूकोज है या और जो भी है उसको ऑक्सीजन की मौजूदगी में तोड़ा जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम।